नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय पेरियार। साथियों, आप सभी का जागो पंच में बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच ओबीसी एससी एसटी यानी शुद्ध भारतीयों के लिए अंधविश्वास पाखंड की पोल खोल के लिए वीडियो बनाता है। उन्हें जागरूक करने के लिए पौराणिक कथाओं में छिपे रहस्यों को सामने लेके आता है। लेकिन इतने से ही हमारे समाज का भला नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे समाज में एक पक्ष जो शोषक है और दूसरा पक्ष जो शोषित है। तो शोषक किस प्रकार शोषित का शोषण करता है और उसके रहस्यों का उजागर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे समाज के लोग इन ब्राह्मणों के षड्यंत्रों का शिकार हो जाते हैं। तो हम यहां पर बात करेंगे कि हम शिकार कैसे हुए हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारा पूरा ओबीसी वर्ग उसी समय ब्राह्मणवाद का शिकार हो गया था। वह कैसे शिकार हुआ था, हम आज आपको एक पुस्तक है, उस पुस्तक के माध्यम से आपको जानकारी देंगे कि कैसे हम उसके शिकार हुए। तो वो पुस्तक है सामाजिक क्रांति के अग्रदूत। यह आर.के. पाल द्वारा लिखी गई है। आर.के. पाल जी वर्तमान के हमारे पेरियार हैं। इन्होंने समाज में जागृति लाने के लिए बहुत सारी पुस्तकों का निर्माण किया, लिखा और लोगों को लिखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इस पुस्तक में कई लेखकों के अंश हैं। तो हमारे समाज में जागृति कैसे आई, हमारे समाज के लोग ब्राह्मणों की साजिश को कैसे समझें, ब्राह्मण हमारे साथ कितना भी मृदुभाषी है, हमारे साथ कितना भी फैमिलियर है, लेकिन वो सांप की तरह डंक मारने में नहीं चूकेगा। तो साथियों, ये कैसे नहीं चूकेगा, ये हम इस वीडियो में सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सभी जवाहरलाल नेहरू से परिचित होंगे। आप सभी प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से परिचित होंगे। आप सभी काका कालेकर से परिचित होंगे। तो आज हम इन्हीं तीनों के मध्य हुई वार्ता, इन्हीं तीनों के मध्य हुए क्रियाकलाप की जानकारी देंगे, जिससे आप सभी को यह लगने लगेगा कि जवाहरलाल नेहरू ओबीसी के लिए कोबरा थे। वह क्यों कोबरा थे, यह पुस्तक सिद्ध कर देगी। पुस्तक के चंद पैराग्राफ्स आपको यह सिद्ध कर देंगे कि वो कोबरा थे, क्योंकि उस समय हम नहीं थे। लेकिन जब हम नहीं थे तो हमारे विचारक, हमारे लेखक, हमारे महापुरोधा, हमारे महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उन सबके बीच की वार्ता को, उन सबके बीच के क्रियाकलाप को अपनी एक पुस्तक में लिखा था। और यहां पर आर.के. पाल जी ने उन्हीं उद्गृत अंशों से अपने इस पुस्तक का निर्माण किया है। तो मैं उस अंश को आपको पढ़ के सुना रहा हूं। इसमें क्या कह रहे हैं, यूरेशियन ब्राह्मणों ने बहुत प्रचार किया कि हिंदू कोड बिल के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, डॉक्टर अंबेडकर को कैसे बदनाम करने की कोशिश की, जबकि डॉक्टर अंबेडकर को मानने वालों ने यह प्रचार नहीं किया कि डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी के कारण इस्तीफा दिया। यहां तक कि उसके कारणों की क्रम संख्या भी उपरोक्त है। यानी मैं आपको वो कारण बता रहा हूं डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा क्यों दिया। पहला, नेहरू ने उन्हें योजना विभाग में उपाध्यक्ष पद आवंटित नहीं किया। अनुच्छेद 340 के अनुसार ओबीसी के लिए कमीशन की नियुक्ति नहीं की। और नेहरू की दोषपूर्ण विदेश नीति और हिंदू कोड बिल, यह चार कारण थे जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। तो आप सभी यहां समझ सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर पिछड़ों के मसीहा थे। यानी डॉक्टर अंबेडकर, अगर हम कहें
तो वो समस्त आधी आबादी के मसीहा थे। डॉक्टर अंबेडकर समस्त भारत के मसीहा थे। उन्हें एक जगह बांधना, एक जगह स्पेसिफाई करना कि नहीं वो उनके महापुरोधा थे, तो यह उनके ऊपर कीचड़ उछालने के बराबर होगा। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया 340, यानी जिसमें पिछड़ों को आरक्षण मिलता है, और ये आगे चल के सिद्ध भी इसी वीडियो में ही हो जाएगा कि कैसे 340 को नेहरू और राजेंद्र प्रसाद ने डंक मारा था। तो आइए चलते हैं आगे पुस्तक में। तो संक्षेप में डॉक्टर अंबेडकर ने यूरेशियन ब्राह्मण षड्यंत्र के कारण अपने बड़े भाई को उनके अधिकारों से वंचित करने के लिए कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। क्या आज कोई ऐसा एमपी है जिसने मराठा ओबीसी के आरक्षण के कारण मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया? कम से कम ओबीसी ऐसी धमकी तो दी। आज अप्रैल 2009 में ऐसी कोई एक पार्टी है जिसके घोषणा पत्र में मराठा, कुणबी, ओबीसी के आंकड़ों के आरक्षण का मुद्दा है? क्या ऐसी कोई पार्टी है? यह सोचने का विषय है। इसके बाद 1952 में अनुसूचित जाति महासंघ के घोषणा पत्र में संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार आयोग की नियुक्ति की मांग की गई थी। इसके साथ पंडित नेहरू रक्षात्मक हो गए थे और 29 जनवरी 1953 को दत्तात्रेय बालकृष्ण उर्फ काका कालेलकर की अध्यक्षता में आयोग गठित कर दिया कि 340 के बारे में हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें आयोग के द्वारा। तो इसमें दत्तात्रेय बालकृष्ण उर्फ काका साहेब कालेलकर सिंधुदुर्ग जिले के कालनी के रहने वाले थे, मतलब वह कोंकणस्थ ब्राह्मण यानी कोबरा थे। इसके अलावा वह गांधीवादी थे, पहले से ही एक कोंकणस्थ ब्राह्मण और उससे अधिक गांधीवादी पुरुष खतरनाक बदमाश है। यह पुस्तक कैसे आप अपने समाज के लोगों को सचेत कर रही है। पहले से ही कोंकणस्थ ब्राह्मण जो खतरनाक हैं और दूसरा वह गांधीवादी हैं, तो वह दोहरे बदमाश हैं। यानी कितने खतरनाक है। यह ओबीसी के हाथों का बना खाना नहीं खाते हैं, और जो कोंकणस्थ ब्राह्मण हैं ये ओबीसी के हाथों का खाना जो बनाया हुआ होता है उसको खाते नहीं हैं। और नेहरू ने इस सुपर रूढ़िवादी ब्राह्मण को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने के लिए नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में कालेलकर को नियुक्त किया। अब आप भाइयों, यानी रखवाली किसको दे दी? दूध की रखवाली या बकरी की रखवाली शेर को दे दी, दूध की रखवाली बिल्ली को दे दी। तो आप सभी समझ सकते हैं कि आप सभी आज इस आरक्षण का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जहां आरक्षण का आपको उपयोग करना है उस पद पर बैठा हुआ है कोबरा, और कोबरा आपको आरक्षण नहीं लेने देगा। वह आपके आरक्षण से इतना चिढ़ता है कि वह इसका लाभ आपको नहीं लेने देगा। तो आगे पुस्तक में स्पष्ट हो जाएगा कि ये असली कोबरा कौन सा है। तो असली कोबरा कौन सा है उसकी तलाश में हमें थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। आपको सुस्पष्ट हो जाएगा। मेरे पिछड़े भाइयों, आप जो ब्राह्मणवाद की गोद में खेल रहे हो, ब्राह्मणों की गोद में खेल रहे हो, वो आपको थोड़ी सी इज्जत यादव जी, मौर्य जी अगर कह रहा है तो निश्चित तौर पर आपकी पीठ में छुरा भोंकने का काम कर रहा है। आइए यहीं से स्पष्ट होइए कि आपको जब पहली बार अधिकार मिल रहा था आरक्षण का, तो वह लुच्चा कैसे रोक लगाया, यह यहां स्पष्ट है। 30 मार्च 1955 को कालेलकर ने भारत के माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने 2399 ओबीसी जातियों को पिछड़े के रूप में पहचाना और सिफारिश की कि एससी और एसटी की तरह उन्हें भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
इससे उन्होंने मराठों के लिए कुणबी शब्द का इस्तेमाल किया। जैसे कि रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, यहां पर आप सभी इस जो स्टैंजा आ रहा है, जो ये पैराग्राफ्स आ रहा है, इसको आप गौर से सुनिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहीं से आपको पता लगेगा कि वो कोबरा है कौन। आइए चलते हैं। जैसे ही रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई, राष्ट्रपति ने इसे पढ़ा और करंट उनके पैरों से होते हुए उनके मस्तिष्क तक गया और गुस्से में फट गया। कहा कि क्या हमने मिठाई बांटने के लिए स्वतंत्रता संग्राम लड़ा था? इसका मतलब यह है कि भारत के राष्ट्रपति ने मराठों, कुणबी, ओबीसी के 52% को अधिकार प्रदान करते हुए इसे मिठाई के वितरण की तरह महसूस किया। यही नहीं, उस रात उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को फोन किया और उन्हें फोन पर कहा, नेहरू, यह आपकी मौत का वारंट है। यानी जो 340 की पहली पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई थी, वह नेहरू, यह आपकी मौत का वारंट है। इसका मतलब मौत की घंटी बज रही है। पिछड़ों को यदि आरक्षण दिया गया तो आपके लिए यह मौत की घंटी है। इसका अर्थ है मराठों, कुणबी, ओबीसी को उनके अधिकार देना भारत के राष्ट्रपति को ब्राह्मण के लिए मृत्यु की घंटी बजाना माना गया है। इसीलिए आज तक आरक्षण के लिए ओबीसी को जद्दोजहद करनी पड़ रही है, क्योंकि जब नींव पड़ रही थी आरक्षण की, जब नींव बनाई थी डॉक्टर अंबेडकर ने, उसी नींव को उस पे पत्थर नहीं रखने दिया। वह पत्थर न रखने देने वाला कौन? कालेलकर ने तो प्रयास भी किया, जबकि वह भी कोबरा ब्राह्मण था, लेकिन ये जो दूसरा कोबरा था, नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ओबीसी आरक्षण को डस लिया और उसके बाद ओबीसी यह समझ नहीं पाया कि डॉक्टर अंबेडकर उनके मसीहा थे और आज वह यह समझता है कि यह चुटिया और एंटीनाधारी जो उनके लिए गड्ढा खोदते हैं वही उनके मसीहा हैं, वही उनके उद्धार करता हैं। जबकि आप एंटीना देख लो, माथे में तिलक लगा देख लो और जनेऊ देख लो, तो आप सचेत और सावधान हो जाओ कि वह ओबीसी एससी का भला किसी भी दशा में नहीं कर सकता, क्योंकि वह आपको गुलाम बनाने की मंशा रखता है। यह उसका डीएनए है। आगे देखिए, 2-4 लाइनें और पढ़ दें जिससे ये स्टैंजा समाप्त हो जाए। भारत के राष्ट्रपति का कार्य क्या है? उसका काम देश की रक्षा और सुरक्षा करना है। राष्ट्रपति देश का सबसे बड़ा चौकीदार है। राष्ट्रपति का प्राथमिक कर्तव्य है निगरानी करना। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्र को प्रशासित किया जाता है। वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार नियुक्त किया गया था। इसका विरोध करने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि जिस तरह राजेंद्र प्रसाद ने इसका विरोध किया, इस आयोग की रिपोर्ट का विरोध किया, वह राष्ट्रपति को नहीं करना चाहिए था। लेकिन हमारा समाज इन मनवादियों के मकर जाल में ऐसा उलझ गया है कि इसे अपना वेलविशर यानी अपना शुभ चिंतक, अपना भला चाहने वाला यह नहीं पहचान पाता। यह पहचानता है इस मृदुवाणी के चक्कर में। नेहरू को एक सॉफ्ट कॉर्नर से ओबीसी एससी समाज देखता है, लेकिन यह नेहरू सॉफ्ट कॉर्नर वाला नहीं है। यह वह मीठा ठग है जिसने ओबीसी एससी एसटी को ठगने का पहला काम किया था। तो आप सभी इन ब्राह्मणों से सचेत हो जाइए। यह कभी आपको अधिकार, आपको न्याय, आपको समानता नहीं दे सकता, क्योंकि इनके ग्रंथ
असमानता के पोषक हैं। सभी ग्रंथों में लिखा गया है कि इनसे सेवा लेनी है, ओबीसी एससी से सेवा लेनी है, यानी इनको नौकर बना के रखना है। तो यह कैसे आरक्षण दे सकता है, कैसे अधिकार दे सकता है, कैसे न्याय दे सकता है ओबीसी को। तो साथियों, आज का ये वीडियो ओबीसी के लिए कोबरा कौन कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक करें, और जो हमारे साथी बहुत सारे नए आए हैं वह इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबा लें, जिससे हमारा वीडियो त्वरित गति से आप तक पहुंच सके। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।